Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hassan Munib and today our topic of discussion is sampling and its type in research. ठीक है। सिंपल सिंपल बातें हैं कुछ शुरू में, उसके बाद थोड़ी सी ये कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं। ओके। तो बेसिकली जो चीज़ें आप आवाज नहीं आ रही। सॉरी, मेरी दूसरी साइड पे जो है वो कोई इशू बन गया। मैं आपको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट सैंपल। तो सैंपल आपको पता है, कोई भी एक अगर इसकी सिंगल लाइन डेफिनेशन आप करोगे तो वो ये होगी कि जो है ना आपका। आप अब आ रही है ना आवाज़ मेरी? हाँ। तो सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का एक ऐसा पार्ट होता है जिसके जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो होल पॉपुलेशन का। मतलब क्या है कि आप एक पॉपुलेशन में से जब सैंपल लेंगे तो आप सबसे पहले जब आप ये चीज़ चेक करेंगे कि इसके अंदर ये उसको ट्रूली रिप्रेजेंट करे। ठीक है। ट्रूली रिप्रेजेंट का मतलब है कि जो आप सैंपल से इंफॉर्मेशन लेंगे वो पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई की जा सकती हो। ट्रू रिप्रेजेंटेशन क्या कब नहीं होगी? मिसाल के तौर पे आप सिर्फ निफ्सैड के बच्चों को लें और उस पे एक रिसर्च लगा लें, उनका एज अ सैंपल ले लें और कहें जी पूरी पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो ऐसी ही है। ठीक है। तो ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं था। ट्रू रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि सैंपल जो है वो एक इस तरह से लिया जाए कि जब उसकी बेस पे रिजल्ट्स को पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज किया जाए तो वो सारे के सारे जो हैं वो जो बाकी पॉपुलेशन है उन पे उन रिजल्ट्स को जनरलाइज किया जा सके। ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि ये सैंपल होता है। ये जनरल जनरल सी चीजें, रिप्रेजेंटेटिवनेस वही जो पहले बात है कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो और डाटा को जनरलाइज किया जा सके। जनरलाइज का मतलब है कि बाकी चीजों के ऊपर या ओवरऑल जो है उस डाटा को पूरी पॉपुलेशन के ऊपर फैलाया जा सके। मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। सैम्पलिंग मैंने कुछ हद तक तो नोट्स बनाए थे ना। द सैंपल शुड बी टेकन इन अ वे दैट इट्स रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड ऑन होल पॉपुलेशन, कि आप जो भी वहां से रिजल्ट लोगे वो पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज किया जा सके। सैंपल साइज इतना होना चाहिए कि वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे सके। आप 20 लोगों के ऊपर रिसर्च करके कह दो जी जो है ये इस चीज का बड़ा बेनिफिट आया है, या एक आप चिया सीड का वेट लॉस पे चेक बेनिफिट चेक कर रहे हो, आपने सिर्फ 20 लोगों पे चेक करके बता दिया जी बहुत बेनिफिट है, तो ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डाटा नहीं होगा। रैंडम सिलेक्शन होनी चाहिए। रैंडम क्या है कि मेरी मेरी मर्जी से ना हो कि भाई तुम आ जाओ, तुम इस बंदे को या ये बंदा जो है वो मैं अपनी रिसर्च में लूंगा एज अ सैंपल और ये नहीं लूंगा। ठीक है। या अगर आपने कोई चूहों पे रिसर्च करनी है, किसी भी चीज पे कर रहे हो, आपका जो भी स्टडी सब्जेक्ट है आप उसमें मर्जी से चूज नहीं करते। ठीक है। आप रेंडमाइजेशन लेते हो। रेंडमाइजेशन क्या होती है कि मिसाल के तौर पे आप फूड इंडस्ट्री में हैं और आपने वहां पे रेंडमली जो है ना बिस्किट टेस्ट करने हैं, तो आप क्या करोगे? आप एक बिस्किट उठा लेते हो और आप कहते हो जी अब मतलब ये एक तो तरीका कार है ना, उसमें से रैंडमली आपको किसी ना कहीं 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 से कहीं कोई एक बिस्किट यहाँ से उठा लिया, कोई आगे से उठा लिया, कोई कहीं और से उठा लिया। ये भी रैंडमाइजेशन है। दूसरी रैंडमाइजेशन क्या होती है कि आपने जो है
वो एक उठा लिया और उसके बाद आपने क्या कह दिया, हर पांचवा या छठवां ये जो बिस्किट है वो मैं उठाऊंगा फॉर फर्दर रिसर्च, फॉर फर्दर फॉर टेक एज ए सैंपल। तो इससे क्या होगा, रैंडम हो गया, उसने पहला रैंडमली उठाया, उसके बाद एक पैटर्न में चीजें उठा रहा है। ठीक है, तो ये आगे फर्दर बहरहाल मेथड्स आएंगे। रैंडमाइजेशन आ गई, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आ गई, एंड फिजिबिलिटी कि जो भी आप सैंपल है वो इतना होना चाहिए कि उसमें आपको पता हो कि मेरे पास रिसर्च का टाइम कितना, मेरा बजट कितना और एक्सेस कितनी है, तो उसके हिसाब से आप सैंपल को डिजाइन करते हो। ठीक है, सैम्पलिंग एक पार्ट है जिसके जरिए हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। बेसिकली ये सैंपल है, ये सैम्पलिंग फ्रेम है, ये पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन हमारा पूरा एक फ्रेम है, उसमें आप एक रखते हो सैम्पलिंग फ्रेम, हर वो बंदा जो कि उस एक्सेसिबल है एज अ टारगेट पॉपुलेशन में से हर वो बंदा जो कि एक्सेसिबल है। ठीक है, एक्सेसिबल का क्या मतलब होता है, जैसे आप कहते हैं कि निपसेट के ऊपर हमने रिसर्च करनी है। ठीक है, तो पूरे निपसेट का जो बच्चे होंगे वो हो जाएगी इसकी पॉपुलेशन। ठीक है, उसमें प्रोफेसर भी आ जाएंगे, उसमें सारा कुछ आ जाएगा। सैम्पलिंग फ्रेम क्या है कि हमारे हम तक कौन एक्सेसिबल है, हम तक सिर्फ बच्चे एक्सेसिबल हैं, तो हम उन लोगों को जिन पे हम रिसर्च कर सकते हैं वो हमारे सैम्पलिंग फ्रेम में आ जाएंगे, और उनमें से भी फर्दर हम मजीद छोटा करके उसको सैंपल चूज करते हैं। ठीक है, जो ज्यादा और ज्यादा यानी कि उसमें कम होता है। लार्ज पॉपुलेशन को आप इजीली स्टडी कर सकते हो। अब ये जो सैंपल से जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जो भी आपका डाटा आएगा, आप उसको जनरलाइज करोगे सैम्पलिंग फ्रेम पे, पॉपुलेशन मतलब इस पूरी पॉपुलेशन के मतलब भी आप वही इंटरप्रेट करोगे। मतलब अगर इस सैंपल के अंदर डायबिटीज जो है वो 10% थी, तो आप ये एज्यूम करोगे, इसकी बेस पे जनरलाइज करोगे कि पूरी पॉपुलेशन की जो है पॉपुलेशन है उसमें डायबिटीज की प्रेवलेंस क्या है, 10% है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, इट इज हेल्पफुल व्हेन यूनिट ऑफ एरिया आर होमोजेनियस, दे आर यूज्ड व्हेन द डाटा इज अनलिमिटेड। डाटा जब बहुत ज्यादा होता है तब भी आपको सैम्पलिंग करनी पड़ती है, और उन यूनिट में जहाँ पे होमोजेनियस है। होमोजेनियस का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आप जो है वो मतलब जहाँ यूनिट्स यूनिट्स का मतलब इस पॉपुलेशन के अंदर आप चार हिस्से कर लें, तो चारों हिस्से तकरीबन तकरीबन एक जैसे होने चाहिए। अब हो सकता है एक ग्रुप, नॉन होमोजेनियस कंडीशन क्या होती कि ये जो एक ग्रुप आपने कर दिया ना, ये बहुत ज्यादा चीनी खाता है, दूसरा जो वो डाइटिंग पे होता है, तो ये नॉन होमोजेनियस हो गए। एक बहुत चीनी खा रहा है, एक नॉन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर डाइटिंग पे प्रॉपर फूड फॉलो कर रहा है, तो ये जो है वो होमोजेनिसिटी नहीं है। होमोजेनिसिटी क्या होती है कि ये चार हिस्से जब आपने किए इसके, फर्ज करें इस पॉपुलेशन के अपने चार हिस्से किए, तो इसमें भी कुछ हद तक चीनी खाने वाले थे, कुछ हद तक हेल्दी थे, इसमें भी कुछ हद तक चीनी खाने वाले थे, कुछ हद तक हेल्दी थे। तो सम हाउ एक जैसी पॉपुलेशन जब हो, तो उनमें आपको सैंपलिंग करके आप क्योंकि पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हो। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब आप इतने हिस्से का एक सैंपल लोगे, इस हिस्से को आपने एज अ सैंपल ले लिया, ठीक है, तो अगर बाकी उसी जैसे बाकी पॉपुलेशन भी सेम टू सेम ही होगी, तभी आप उसका डाटा बाकी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ बेनिफिट है वो आप पढ़ लोगे, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है। जो चीज़ समझाने वाली है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आगे आगे आएंगी एडवांटेजेस वगैरह आप पढ़ लोगे। दो तरह की बेसिकली जो है ना वो सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग क्या है कि हमने अब डेफिनेटली सैंपल चूज करना है, तो उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास सिंपल रैंडम क्लस्टर सिस्टमैटिक एंड स्ट्रेटिफाइड विद एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा। इधर हमारे पास है कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, जजमेंटल है, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग, इन सब की डिटेल आगे आ रही है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है कि इसके अंदर किसी भी एक स्टडी सब्जेक्ट की जो सिलेक्शन है वो इक्वल चांस होता है। मतलब जिस तरह ये आपने इस तरह ये एक दो तीन चार पाँच, एक दो चार छः सात, 35 लोग हैं, आपने इनमें से एक डॉट रख दिया रैंडम, आपको नहीं पता। ठीक है, आपने हर एक को एक नंबर दे दिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इस तरह आपने यहाँ ये नंबर तरतीब से दे दिए, और आपने पार्टिसिपेंट्स को भी रैंडमली नंबर दे दिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। तो आप कहते हो जी एक नंबर वाला सैंपल आ जाए, चार नंबर वाला, छह नंबर वाला, आपको नहीं पता वो कौन है, आप उसको बाय पर्सन आपने देखा नहीं है, आपने सिर्फ रेंडमली पार्टिसिपेंट्स को एक नंबर दे दिया, और उसके बाद आपने इस तरह रेंडमली चूज कर लिया। तो इसमें हर बंदे का चांस कितना है, इक्वल है, क्योंकि यू डोंट नो कि मैंने किस स्पेसिफिक बंदे को चूज करना है। ठीक है, आपने रेंडमली कह दिया पहला नंबर, पांचवा नंबर, आठवां, 10वां, 15वां, इस तरह ये बंदे एज अ सैंपल मैं चूज कर रहा हूँ, या ये स्टडी सब्जेक्ट मैं एज अ सैंपल चूज कर रहा हूँ। ठीक है, उस केस में फिर क्या है कि हर बंदे का या हर स्टडी सब्जेक्ट का 100% चांस है कि वो सिलेक्ट किया जा सकता है, मतलब इक्वल चांस है, 100% नहीं, इक्वल चांस होगा। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक जजमेंटल बिहेवियर उठाते हो। ठीक है, मतलब इसमें रिसर्चर खुद से चूज करता है, सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ रिसर्चर रेदर देन रैंडम सिलेक्शन, रैंडमली नहीं आप चूज कर रहे, आप इसमें आपने क्या कर दिया,
सब्जेक्टिव जजमेंट है. इट इज लेस स्ट्रिंजेंट मेथड. दिस सैम्पलिंग मेथड डिपेंड heavily on the expertise of researchers. It is carried out by observation and researchers use it widely for qualitative research. सो बेसिकली पर्सन क्या करता है, जो रिसर्चर है वो इसके अंदर एक पैटर्न फॉलो करता है. ठीक है, एक पैटर्न या एक फ्लो बनाएगा कि भाई इस तरह मैंने चूज करना है. इसके आगे टाइप्स आएंगे तो आपको वहां से अंदाजा हो जाएगा. तो नॉन प्रोबेबिलिटी में एक क्राइटेरिया सेट कर लिया जाता है कि इस तरह के लोग मैं चूज करूंगा, या ये बंदा जो है ना, जो इस नेचर का होगा. जैसा आप सिंपली कह दो जी मैंने रिसर्च करनी है, तो जो जो राणे होंगे ना, मतलब जिन जिन जिनकी जात राणा होगी वो मैं चूज करूंगा. तो आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया. ठीक है, तो इसमें आप अब क्या करोगे, आप जो बाकी जात है या बाकी जो चीजें हैं, जो बाकी कास्ट हैं, उनके चांसेस कम हो गए, वो अब इक्वल चांस नहीं रहा. आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया. ठीक है, इसी तरह ये क्या है कि आपने कह दिया जी हम सेंटर से उठाएंगे. अब सेंटर में पक्के चांस है कि ये, अब क्या हो गया, इसमें अब इन लोगों का चांस कितना हो गया, 0. और इन लोगों के चांस बढ़ गए सिलेक्शन के, कि आप कहते हैं कि मैं सिर्फ इन जो सेंट्रल रोज है ना वहां से जो है ना सैंपल चूज करूंगा, बाकियों से मैं सैंपल चूज नहीं करता. तो इसमें फिर क्या है कि इनके चांस 0 हो गए और इनका चांस जो है वो एज कम्पेयर टू बढ़ गया. अब इसमें जो है वो 1/35% चांस था कि 35 में से एक चांस, और इधर जो है वो 1 2 3 4 5, इसमें 1/11, मतलब 11 में से 11 गुना में से एक बार आपका मौका बन सकता है कि आपको सिलेक्ट किया जाए. यहाँ 35वीं बार आपका मौका बनेगा कि आपको सिलेक्ट किया जाए. तो यहाँ इक्वल चांस है, हर एक का इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है. यहाँ पे क्या है कि बाकियों के कम हो गया और किसी का चांस बढ़ गया. ठीक है, ये होती है नॉन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या है कि आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो. ये आपके पास लोग थे, आपने इनमें से रैंडमली कोई उठा लिया, कोई नीले सर वाला, कोई ऑरेंज सर वाला, रैंडम आया, 3 रैंडम हो गए, एक ब्लू सर वाला आ गया. ठीक है, तो इसमें कोई आप कोई क्राइटेरिया वगैरह, हाँ आपकी रिसर्च के मुताबिक जो भी एक बंदा फॉलो अप होता है, मतलब आपकी रिसर्च बूढ़े लोगों पे है तो आप बच्चों को नहीं उठाएंगे, वो क्राइटेरिया और चीज है. ठीक है, कि आपने बूढ़े लोगों को ही उठाना है. लेकिन बूढ़े लोगों में आप अदर देन क्राइटेरिया, मतलब जो आपकी स्टडी को अफेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, उस चीज को अगर आप इंक्लूड करते हो तो फिर उससे चीजें चेंज हो जाएंगी. मतलब जात है, अब जात इज नॉट योर कंसर्न, लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने इस जात के बंदे जो है वो प्रेफर करने हैं या ज्यादा उठाने हैं, तो उस केस में फिर आप नॉन जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें जा रहे हो. प्रोबेबिलिटी क्या है कि कोई भी है, किसी तरह के भी है, मेरे स्टडी सब्जेक्ट के अगर उसके क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रहा है, लाइक वो ओल्ड एज है और मैं अगर डायबिटीज सर्च कर रहा हूँ, मतलब स्टडी करना चाह रहा हूँ, तो डायबिटीज भी है उसको और ओल्ड एज भी है, तो मैं जो है ना वो उसको सेलेक्ट कर लूंगा. अब आगे की जो सिलेक्शन है वो रैंडम होगी. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, आपने मर्जी से अपनी मर्जी जिस तरह आपका दिल कर आप चूज कर लिया. ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप उनके क्लस्टर्स बना देते हो. ये आगे डिटेल आती है, आगे बढ़ते हैं. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दिस मेथड इन्वॉल्व रैंडमली सिलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन विदाउट एनी बायस. इट इज द मोस्ट बेसिक. यस, बेसिकली जो नॉन प्रोबेबिलिटी होती है इसमें चांसेस ऑफ बायसनेस ज्यादा होता है. ठीक है, जो नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा चांस ये है कि आप रैंडमाइज क्योंकि नहीं ना कर पा रहे, तो इसमें चांसेस हैं कि आप अपनी मर्जी के लोग उठाओगे तो देयर विल बी बायस. अच्छा, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है ये सिंपल बेसिक है. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल है, उनमें से आपने रैंडमली कोई चूज कर लिया, कोई बूढ़ा है, कोई बड़ा है, कोई औरत है, कोई मर्द है, यू जस्ट चूज देम रैंडमली. इसके 3 तरीके हैं. द लॉटरी मेथड, पर्चियां डाल लें. ठीक है, सारों के नाम लिख के पर्चियां डाल देते हैं, उनमें से जो 4 पर्चियां आपने उठा ली भी, ये 4 लोग मैं एज अ सैंपल चूज करूंगा, या ये 4 स्टडी सब्जेक्ट मैं एज अ सैंपल चूज करूंगा. तो उसमें वो होता है लॉटरी मेथड. रैंडम नंबर टेबल, रैंडम नंबर टेबल है कि आप किसी को भी रैंडम नंबर दे के आप वो पिक कर लेते हो. मतलब ऐसे कह देते हो कि किसी को भी कह देते हो कि इन सबको रैंडम नंबर दे दो, किसी को 1 दे दिया, किसी को 2, किसी को 3, और उसके बाद आप क्या कहते हो, रैंडम नंबर. ठीक है, और उसके अलावा यूजिंग नंबर जनरेटिंग सॉफ्टवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जिनमें आप सारों का नाम या सारों को एक नंबर दे के सारों को ऐड कर देते हो, क्लिक करते हो, वो जिस तरह हम वो नहीं करते रोटेटिंग व्हील या विनिंग व्हील टाइप करके, कुछ क्विज व्हील का क्या कहते हैं उसे, जिसमें वो पॉइंटर लगा होता है, पहिया घुमाते हो और आपका इनाम निकलता है. तो इस तरह उनके जरिए वो बता देगा. तो इस तरह के सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं जो कि आप उन्हें कहते हैं कि जी 10 लोग चूज कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली खुद से 10 नंबर चूज कर देगा. उन 10 नंबरों को जो है वो आप जिस जिस पर्सन को आपने वो नंबर दिया होगा उनको आप एज अ सैंपल चूज कर लोगे. जैसे वो कहते हैं कि आपने 50 स्टूडेंट, 400 की पॉपुलेशन में से 50 स्टूडेंट बनाने हैं, आपने 400 के नेम जो है वो आपने 400 के नेम जो है वो एक मतलब पर्चियों पे लिख के एक डब्बे में डाल दिया, वहां से आपने चूज कर लिया. अगर आप 1000 सेलेक्ट 1000 पीपल फ्रॉम अ टाउन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख,
रेजिडेंट ईच पर्सन हैज अ चांस इक्वल प्रोबेबिलिटी। मतलब 1 लाख लोगों का की पॉपुलेशन है, उसमें से आपने 1,000 का सैंपल साइज लेना है, तो हर बंदे का हर इक्वल चांस है रैंडम सिलेक्शन के अंदर कि उसको ही और शी विल गेट एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि आपने कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया, यू आर जस्ट सिलेक्टिंग दैट आउट। दूसरी आती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की ही टाइप है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये मैंने आपको बताया कि इसमें आप क्या करते हो कि सिलेक्टिंग में फ्रॉम ऑपरेशन रेगुलर इंटरवल, पहला मेंबर आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो, कोई भी आप कहते हो जी मैं 8वें नंबर वाला बंदा जो है ना वो चूज कर लूंगा, और या 7वें नंबर वाला, 6वें नंबर, कोई आप एक रैंडमली चूज करके उसके बाद आप कहते हो अब इसके बाद हर चौथा बंदा, हर तीसरा बंदा मैं चूज करता जाऊंगा। तो अब जिसमें ये थर्ड है, इसने थर्ड की मिसाल दी है, आप फिफ्थ चूज कर लो, सेवंथ चूज कर लो। उसने कहा जी पहला बंदा मैं दूसरा चूज करूंगा, उसके बाद हर तीसरा बंदा जो है मैं एज अ सैंपल चूज करूंगा। तो दूसरा उसने रैंडमली चूज किया, और उसके बाद एक पैटर्न पे तीन, दो छोड़ के एक, दो छोड़ के एक। अब इसमें कोई ग्रीन कलर का आ रहा है, कोई ब्लू कलर का आ रहा है, दो ब्लू कलर, तीन ब्लू कलर के हो गए, ग्रीन कलर का हो गया, ऑरेंज कलर वालों का चांस बना ही नहीं। ठीक है, तो इट वॉज रैंडम। ठीक है, सबके चांस बराबर थे सिलेक्शन के। ठीक है, क्योंकि सब रैंडमली आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक पैटर्न नहीं है, 3 बार ब्लू आया, एक ग्रीन आ गया, एक ऑरेंज आ गया। अगर आप कहते कि मैं हर चौथा उठाऊंगा, तो ये आपने चूज किया, उसके बाद चौथा आपका ये बनता, उसके बाद चौथा ग्रीन कलर बनता, उसके बाद चौथा जो है वो आगे कहीं और ऑप्शन बनती। ठीक है, तो आप पहला जो है उसको रैंडमली चूज कर लेते हो कोई भी नंबर, और उसके बाद एक पैटर्न फॉलो करते हो। A retail brand want to understand the customer satisfaction of a large volume of daily shopper. Due to time constraint, they desire to use systematic sampling to speed up the data collection process. एक ब्रांड है वो कहता है कि हमने ये पता करना है कि कस्टमर हमसे सेटिस्फाई है कि नहीं है। तो उसने क्या करना है, उसने कहा कि दे मेड टू डिसाइड एवरी 15 कस्टमर हु एंटर द स्टोर। सिंपल, उसने सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या चूज की, उन्होंने कहा जी हम जो है वो हर 15वां कस्टमर उठाएंगे। ठीक है, they made to the every 15th customer who enter the store. Now they random select a starting point. अब स्टार्टिंग पॉइंट उन्होंने क्या किया, रैंडम सेलेक्ट किया। पहला गाहक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, तो तीसरे से उन्होंने पूछ लिया भी आप हमसे सेटिस्फाई हैं या नहीं है। और उसके बाद हर 15वां जो बच्चा आ रहा था, यानी कि तीसरे के बाद 18वां, 18 नंबर पे आएगा ना 15वां बंदा। ठीक है, हर 15वें बंदे पे उन्होंने जो है वो उससे रिव्यू लेते हैं कि भाई आप हमसे सेटिस्फाई हैं या नहीं। 18 के बाद 33वें नंबर से, क्योंकि उन्होंने इंटरवल कितना सेट किया था, 15। इस तरह जो है इसको सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के जरिए उन्होंने सिलेक्शन कर ली। नेक्स्ट होती है क्लस्टर सैम्पलिंग। Cluster sampling is the type of sampling method where the respondent population is divided into equal cluster. आप उसको डिवाइड कर देते हो इक्वल क्लस्टर्स में, मतलब उनके ग्रुप्स बना देते हो। Cluster are identified and included in a sample based on defining demographic parameters such as age, location, sex. किसी एक पैरामीटर की बेस पे आप उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो। ठीक है, cluster sampling is a method frequently employed in national survey where it is uneconomic to carry out interview with individuals scattered across the country. तो इनमें आप क्या करते हो कि आप कहते हो कि जो है ना, मैं मतलब जिस तरह पॉपुलेशन लेवल, नेशनल लेवल पे आपने डाटा कलेक्शन करनी है, तो आप सबको चूज नहीं कर सकते, आप सबसे डाटा नहीं ले सकते। आप क्या करते हो, डिफाइनिंग आप डेमोग्राफिक पैराग्राफ से एज, लोकेशन, सेक्स, इनकी बेस पे आप ग्रुप बना देते हो, और उनमें से किसी दो ग्रुप्स को उठा के उनके ऊपर फर्दर स्टडी कर लेते हो। ठीक है, अब जिसमें हमने एक ग्रुप बन गया, दूसरा क्लस्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और इनमें से रैंडमली हमने तीसरा और छठवां उठा लिया। आप दूसरा चौथा भी उठा सकते थे। तो इट इज अप टू यू, पहले आप ग्रुप बनाते हो और उसके बाद उनको चूज कर लेते हो। टाइप्स ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग है, आगे हमारे पास कुछ इसकी टाइप है, सिंगल स्टेज है, टू स्टेज है और मल्टी स्टेज है। सिंगल स्टेज जो होता है क्लस्टर सैम्पलिंग में, इकोनॉमिकल मेथड डाटा कलेक्शन दैट कैन सेव टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग सेवरल क्लस्टर एट रैंडम एंड देन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ईच। ये आपके पास 6 क्लस्टर थे, आपने इनमें से 3 चूज करके, तीनों से आपने सिंपली उनको एज अ सैंपल चूज करके उनसे आपने फर्दर जो भी आपने रिसर्च करनी थी वो आपने कर ली। 6 क्लस्टर बनाए, उनमें से आपने रैंडमली कोई चूज किए, जिसने इसने पहला, चौथा, छठवां उठा लिया। आप दूसरा, तीसरा, पांचवां भी उठा सकते थे, कोई भी उठा के उनको एज अ सैंपल चूज करके उनसे कर लिया। डबल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है कि इसके अंदर आप, ये होती तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन क्लस्टर जो है वो बेसिकली मैं आपको बताया, बेसिकली ये आपने देखा ना, क्लस्टर आर आइडेंटिफाइड एंड इंक्लूडेड इन अ सैंपल बेस्ड ऑन अ डिफाइनिंग डेमोग्राफिक पैरामीटर। एज, लोकेशन या सेक्स, किसी एक बेस पे आप उनको डिवाइड कर देते हो, मतलब ग्रुप बना देते हो। कोई एक दो करेक्टरिस्टिक्स को बेस बना के उनकी बेस पे उनकी ग्रुपिंग कर देते हो, और उन ग्रुप्स में से फिर आप उनको चूज कर लेते हो। ये है टू स्टेज।
स्प्लिट इनटू द फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व सेलेक्टिंग क्लस्टर एट रैंडम। पहले वही 6 में से आपने 3 क्लस्टर चूज किए। अब इन तीनों में से हर एक में इक्वल नंबर ऑफ रैंडम बंदा उठाएंगे, ठीक है। चार चार बंदों का क्लस्टर बना, उनमें से हमने 3 क्लस्टर चूज कर लिए फॉर सैंपल। अब हर क्लस्टर में से हमको रैंडमली एक बंदा उठा रहे हैं, इसमें से पहला बंदा उठा लिया, इसमें से चौथा, इसमें से हमने 2 उठा लिए, ठीक है। तो आपने रेंडमली जो है वो चूज करके, तो ये आपके पास 4 लोग आ गए, 4 लोगों को आपने एज अ सैंपल चूज कर लिया। आप चाहते तो इसमें से एक भी उठा सकते थे, वो 3 लोगों का सैंपल बन जाना था, ठीक है। तो इस तरह जो है वो डबल स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग में आप क्या करते हो, पहले क्लस्टर बनाते हो, उनमें से फिर क्लस्टर चूज करते हो, फिर हर क्लस्टर में से रेंडमली एक एक या दो दो लोग चूज करते हो, रैंडम, वो भी रैंडमली चूज करते हैं। तो इससे जो है इसको कहते हैं टू स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग। मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग में क्या करते हो, iterative method that consists of multiple stage and step. This type of sampling is especially useful if you collect data from large populations spread across many uh, different geographical locations. अच्छा देखिए, सिलेक्टेड कंट्री क्लस्टर फ्रॉम ग्लोबल पॉपुलेशन, पाकिस्तानी पॉपुलेशन, जापानी पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन, बांग्लादेशी पॉपुलेशन, ये आपने ले ली। इनमें इनमें फर्दर क्लस्टरिंग हुई हुई है, वो देखो ये क्लस्टर हुए हैं किसी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बेस पे आपने। देखो वो बच्चे, मैं अभी ये तीनों चीजें रिवाइज करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो पहले आपने कंट्री बेस या एक बड़े लेवल पे आपने क्लस्टर, बड़े क्लस्टर बनाए, उनमें आपके पास ये छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं। आपने अब ये पाकिस्तान के अंदर 3 क्लस्टर, इंडिया के अंदर आपने 3 क्लस्टर, इस तरह आपने कर लिए। अब उनमें से हर कंट्री का एक एक क्लस्टर या एक एक या दो दो क्लस्टर्स आपने चूज कर लिए। ये हमने चूज कर लिया। विद इन ईच कंट्री रैंडमली चूज रीजन। जैसे हमने ये पंजाबी लहदा कर दिए, डेमोग्राफिक है ना, लोकेशन की बेस पे पंजाबी लहदा कर दिए, सिंधी लहदा कर दिए, बलोची खैबर पख्तूनख्वा वाले लहदा कर दिए। इसी तरह इंडिया के अपने लहदा कर दिए, बांग्लादेश के ये इंडिया के लहदा, बांग्लादेश के लहदा, ठीक है। पर इनमें से हमने पंजाबी चूज कर लिए फॉर सैंपल। जो बांग्लादेश है वो ये इंडिया है, इनके हमने जनाब वो बंगाली चूज कर लिए, या जो भी इधर वाले कर लें आप, ये मुंबई वगैरह वाले टाइप वाले फर्ज कर लें, हमने वो चूज कर लिए। जो बांग्लादेश था उसने वहां से आपने 2 जगह से 2 सैंपल क्लस्टर चूज कर लिए। और एक और मुल्क जो भी आपने ऐड किया है, जो भी हमने ऐड किया है, उनमें से भी आपने एक क्लस्टर, जो आपने क्लस्टर बनाए थे वो चूज कर लिए। हर क्लस्टर में से आपने फिर फर्दर लोग चूज किए। अब ये अंडर उसके अंडर जिस तरह हमने पहले 2 स्टेज किया ना, एक बार क्लस्टर चूज किया, क्लस्टर में से फिर लोग चूज किए। अब हर क्लस्टर में से आपने लोग चूज किए, उन लोगों को आप सामने ला के उनको रैंडमली जो है वो उनको इकट्ठा करके और उनकी बेस पे आप फर्दर अब उनको मिला के उन पे एक स्टडी करोगे। मल्टी स्टेज समझ आया? ये तो कोई समझाने वाली एग्जांपल नहीं है, इजी है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ पीछे से। देखो सिंगल स्टेज के अंदर क्या किया हमने, क्लस्टर बनाए, एक ही पॉपुलेशन उसके क्लस्टर बनाए, क्लस्टर हमने चूज कर लिए, ये सारे आ गए सैंपल के तौर पे। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के 12 एज अ सैंपल चूज किए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर हम इनमें से फर्दर और ब्रीकी में जाएं और रैंडमली और लोग उठा लें तो वो हो जाएगी 2 स्टेज क्लस्टरिंग। यहाँ तक ये 3 क्लस्टर चूज करना सिंपल 1 स्टेज थी। सेकंड स्टेज क्या है कि उनके अंदर मजीद रैंडमाइजेशन कर दें, तो उससे हमें ये मजीद 2 स्टेज मिल गई। और मल्टी स्टेज में क्या है कि बड़ा उससे भी एक स्टेप पीछे चले गए, आपने बड़े लेवल पर क्लस्टर किए हैं और बाकी काम वही जो पहले हमारे पास रिपीट हो रहा था। बेसिकली डबल में हमने क्लस्टर एक ही पॉपुलेशन के बनाए हुए हैं, ठीक है। जो हमारे पास मतलब एक पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, अब ये आपने 6 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया। पंजाबी, सिंधी, बलूची, खैबर पख्तूनख्वा के, और ये आजाद जम्मू कश्मीर के, ये आप गिलगित बल्तिस्तान के कर दो, ठीक है। इनमें से आपने पॉपुलेशन के लिए 3 हिस्से उठा लिए और उनमें से रैंडमली लोग उठा लिए, ये थी डबल स्टेज। ये जो है ये उससे भी बड़ा लेवल का अगर आपने डाटा कलेक्ट करना है, लाइक आपने पॉपुलर वर्ल्ड लेवल पर डाटा कलेक्ट करना है, तो आपने एक और लेवल ऐड कर दिया जो कि कंट्री लेवल का डाटा है। यहां से आगे तक, इस स्टेज से आगे तक का काम एग्जैक्टली डबल स्टेज वाला ही है। देखो क्लस्टर है, क्लस्टर में से हमने लोग चूज किए, लोगों में से हमने फिर आगे फर्दर लोग चूज किए, मतलब क्लस्टर ये हमारे पास थे मेजर क्लस्टर, उनमें से हमने माइनर क्लस्टर, तो 2 लेवल की क्लस्टरिंग हो गई। और क्लस्टर के बाद उनमें से एंड पे फिर हमने उनको अलग अलग करके फिर उनमें से लोग चूज किए। तो 3 लेवल पे हम लोग चूज कर रहे हैं। पहले हमने फर्ज कर ले 100 बंदा उठाया, 100 में से हमने फिर 70 चूज कर लिए, 70 में से हमने मजीद 30 चूज कर लिए। यानी आपके पास पाकिस्तान इंडिया ये वो मिला के आपने 4 जगह से 100 100 बंदा उठा लिया।
हर 100 में से आपने मतलब उनमें उनके अलग अलग ग्रुप बनाए, तो 30-30 का ग्रुप बन गए, या 33-33 के ग्रुप बन गए। 33 में से एक 33 इधर से उठा लिया, एक 33 उधर से उठा लिया, मतलब सारों के मिला लिए। अब इन 33 में से आप मजीद क्या करोगे, शॉर्टन करके आपने कहा जी 10-10 और 10-10 इन्हीं में से निकालते हैं। तो यानी कि मजीद क्लस्टर कर लिए उनमें। अब मजीद आपने करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे दोबारा ग्रुपिंग की, मतलब आपने 100 में से पहले 70 उठाए। एक 100 क्यों थे, 100 का अपना एक वो था, मतलब उनमें एक कॉमन करेक्टरिस्टिक थी, उनकी डेमोग्राफिक लोकेशन पाकिस्तान थी। उनमें से आपने मजीद क्लस्टरिंग की, बेस्ड ऑन मजीद बारीकी में जाके क्राइटेरिया सेट किया कि रीजन बेस, प्रोविंस बेस, पंजाबी निकला है। प्रोविंस बेस में भी आपने कह दिया जी मेल्स, आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया जी मेल्स। तो अब मजीद बारीकी आ गई, ठीक है। इस तरह आप बारीकी में जाते जाते हो और फिर आप सैंपल चूज करते हो। समझ लगी? आई होप लग गई हो। ओके, ये हो गई है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। Stratified is a way of ensuring that, just a minute. Stratified sampling is a way of ensuring that particular strata or category of individual are represented in sampling process. The population is divided into smaller homogeneous group or strata by some characteristics, and from each of these strata, member are selected randomly. आप strata बनाते हो, strata मतलब के सेम characteristics वाले। जिस तरह ये आप कर लो जी, फर्स्ट सेमेस्टर वाले, ये थर्ड वाले, ये फिफ्थ वाले, ठीक है। और इनमें से फिर आप रैंडमली जो है वो आगे चूज कर लेते हो। फाइनल सेगमेंट फ्रॉम ईच स्ट्रैटम यूजिंग अ सिंपल रैंडम। हर एक में आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करोगे और उनमें से लोगों को चूज कर लोगे। मिक्सअप हो रही है पिछली जैसे। वी वांट टू स्टडी कंसल्टेशन रेट इन जनरल प्रैक्टिस, and we know that approximately 4% of population frame is made up of particular ethnic minority group. There is a chance that with simple random sampling or systematic sampling we could end up with no ethnic minority. वो कहते हैं कि आपके पास 100 लोगों की पॉपुलेशन है, 100 में आपको पता है कि 4 लोग जो हैं वो गैर मुस्लिम है, या उनका ताल्लुक जो है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से नहीं है, वो अलग है उनसे, ठीक है। या किसी और मुल्क से आए हुए हैं। तो आप जब अगर इन 100 की सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करोगे, तो उसमें चांस क्या है कि ज्यादा रिस्क है कि वो हो सकता है आप जब सैंपल चूज करो तो एक भी उनमें से चूज ना हो। मतलब ये उस केस में होता है जहाँ पे आपके पास माइनॉरिटी पॉपुलेशन, कोई एक पॉपुलेशन का हिस्सा या एक ग्रुप ऐसा है जो बहुत कम है, और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में उनके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत कम है। तो उनमें फिर आप ग्रुपिंग कर देते हो कि माइनॉरिटी का एक ग्रुप बना दिया, एक आपने दूसरी पॉपुलेशन का ग्रुप, दो मतलब 4 वो लोग थे तो एक उनका ग्रुप बना दिया, बाकी पॉपुलेशन को भी इसी तरह ग्रुप्स में डिवाइड करके। अब हर ग्रुप में से एक एक बंदा जब लोगे तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ दैट एथनिक ग्रुप इज उसके इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वी विल स्प्लिट द पॉपुलेशन टू 2 different strata, in this case separating those individuals with the relevant ethnic background. आधे पाकिस्तान से, आधे जो है वो आप कर लें बंगाली, तो आपने उनको हाफ ऑफ 2 स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया। वी वुड देन अप्लाई, या आपके पास जितने भी मतलब कुछ बंगाली थे वो आपने एक स्ट्रेटा बना दिया और बाकी पॉपुलेशन का दूसरा स्ट्रेटा बना दिया। सेम उनके अंदर एक करेक्टरिस्टिक्स हमने रखी कि एक पाकिस्तानी है और दूसरे बंगाली हैं, इक्वल हैं वो नंबर में या नहीं, ये हमारा कंसर्न नहीं है। वी वुड देन अप्लाई रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। अब इन दोनों एथनिक ग्रुप्स के अंदर जो हमने बनाए थे, एक 70 लोग हैं, या फर्ज कर लें 90 लोग हैं और दूसरा 10 लोग हैं, तो 10 में भी रैंडम सैम्पलिंग करेंगे और इधर 70 में भी रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, और उनमें से लोग चूज करके एज अ रिप्रेजेंटेटिव शो कर देंगे। इससे ये बेनिफिट होगा कि उन 10 में कंपटीशन आ गया तो इधर 70 में है या 90 में है, तो एट द एंड चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ दैट माइनॉरिटी ग्रुप वो बढ़ गया, ठीक है। हाँ, ये जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है इससे आपको ये बेनिफिट होता है कि वो ग्रुप जो माइनर है, जो थोड़ा है, जिसके चांसेस ऑफ सिलेक्शन थोड़े हैं, तो उस अगर आप एथनिक पॉपुलेशन को नहीं चूज करते विद इन सैंपल, तो इसका मतलब आप एक पूरा ग्रुप इग्नोर कर बैठे हो, ठीक है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में ये सिलेक्शन जो है ये पॉसिबल नहीं होती। वहां पे चांसेस कम है। हो सकता है आप 100 में से अगर आपने 20 लोग उठाने थे, 20 में एक भी उस एथनिक ग्रुप का ना आता जो माइनर था, ठीक है, जो इनकी तादाद थोड़ी थी। लेकिन जब आपने ग्रुप बना दिया, अब वो बेशक 10 लोग हैं, आपने उनमें से एक तो लेना ही लेना है ना, तो वो आपके सैंपल में इंक्लूड हो जाएगा, जिससे आप उनको रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। पॉपुलेशन में आपने स्टेटा बना दिए, ये एक करेक्टर है, ये दूसरे करेक्टर वाले, तीसरे चौथे, हर एक में से आपने रैंडमली चूज कर लिया लोगों को। तो इस तरह आपको डिफरेंट स्टेटास के डिफरेंट
माइनॉरिटीज के, ये फर्ज कर ले इंडियन थे, पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, या ये थे मुसलमान, हिंदू, ईसाई, पाकिस्तानी पॉपुलेशन के अंदर ही, ठीक है, सिख, तो इनमें से आपने लोग ले लिए, तो उससे आपको सिलेक्शन होगी। अब कोई लोग कुछ थोड़े हैं, कुछ ज्यादा हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा हैं, ठीक है, तो इस चीज को, इस रिस्क को जो है ये चीज बचाती है। क्लियर है इतना? ओके। अब जो हमारे पास है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसके अंदर जो है वो सिनेरियो इज डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो है वो इक्वल नहीं होते, होता ये इजी है, फास्ट है, लेकिन इन और इनएक्सपेंसिव भी है, ठीक है, लेकिन इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी में हर एक का इक्वल चांस नहीं होता। कन्वीनियंस है, इसके कुछ नाम है। Convenience sampling is non-probability sampling technique where sample are selected from population only because they are conveniently available to researcher। मतलब मैं क्योंकि नीफसेट में रिसर्च करना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन अवेलेबल है मैं उनको ऊपर रिसर्च कर लेता हूँ, इसको कहते हैं आइडियल पॉपुलेशन। ये रिसर्चर है, उसके नजदीक नजदीक जो लोग हैं फैसलाबाद के, इधर उधर के, उनको आप जो है वो आप एज जो है वो चूज कर लोगे, ठीक है, मतलब उनको आपने एज अ स्टडी पॉपुलेशन चूज कर लिया। क्यों? सिर्फ इस वजह से, कोई और वजह नहीं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप उनको आपके करीब पढ़ते थे वो लोग, ठीक है। ये आइडियली इन रिसर्च इज गुड टू assess and represent the population, but in some research population is too large to examine and consider the entire population। अगर तो आपकी रिसर्च सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर है, तो अपने करीबी करीबी डिपार्टमेंट से आप डाटा को लेके जो है वो, मतलब जो आपको इजीली एक्सेसिबल है, उनसे आप डाटा लेके पूरी यूनिवर्सिटी के मतलब जनरलाइज कर दो, तो इट इज समहाउ एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर इसी डाटा को आप पूरे पाकिस्तान पे जनरलाइज करना चाहो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये इस वजह से ये है कि ये सिंपल है, इजी है, तो इस वजह से कुछ रिसर्चर इसको फॉलो करते हैं। एडवांटेज कलेक्ट डाटा क्विकली, ये आसान है, ये मैं नहीं बता रहा, आप इजीली कर सकते हो। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, एन एग्जांपल ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सर्वेइंग का शॉपिंग मॉल, आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हो और अ रिसर्चर कुड अप्रोच अवेलेबल शॉपर एंड आस्क देम टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी। अब इससे ये है कि आप शॉपिंग मॉल में गए, आपको वहां पे जो जो एक्सेसिबल था आप उससे जाके पूछ लेते हो। अब वहां पे आपको शॉपर्स भी अवेलेबल है, मतलब जो खरीदने आया वो भी, और शॉपकीपर जो दुकान वाला है उससे भी आप डाटा कन्वीनियंटली जो है सेलेक्ट कर सकते हो। A company defining its online customer experience might engage website visitor for real time feedback, asking question like। अब इसमें ये है कि कंपनी है वो देखना चाहती है कि हमारी कंपनी हमारे मुतालिक कस्टमर का क्या रिव्यू है, तो बजाय कि वो एक एक कस्टमर को एक्सेस करे, जो कस्टमर उनकी दुकान पे आ रहा है वो उससे रिव्यू ले लेंगे, जो कस्टमर उनकी वेबसाइट पे आ रहा है वो उससे रिव्यू ले लें, तो जो उनको एक्सेसिबल है उससे डाटा ले लेते हैं। तो इसको कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग होती है कि इसमें इंटेंशनली जो है वो उनकी करेक्टरिस्टिक्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस या कोई भी क्राइटेरिया सेट करके फिर वो पर्सन चूज करता है उन्हें, ठीक है। इसको जजमेंटल सैम्पलिंग भी आप कहते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग मैं सिंपल बता रहा हूँ कि पर्सन उन लोगों को चूज करता है जो करीब होते हैं, ठीक है, मतलब जो उसको एक्सेसिबल है। एक होता है कंपनी रिव्यू करना चाहती है कि हमारे कस्टमर का क्या रिव्यू है, तो वो जाए और हर बंदे के पास जाके जाके पूछे कि भाई क्या सीन है, आपका क्या रिव्यूज हैं, ये अलग सीन है। एक ये है कि कस्टमर ने दुकान पे तो आना ही है या उसने वेबसाइट पे तो आना ही है, जो आ गया उससे कहें कि आप रिव्यू दे दें, ठीक है, उससे ये होगा कि आपको एक्सेसिबल थे तो आप इजीली जो है वो उसको उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एक्सेसिबल टू यू, जो इजीली एक्सेसिबल उनसे आपने डाटा ले लिया। दूसरी हमारे पास आ गई पर्पसिव सैम्पलिंग। अब पर्पसिव सैम्पलिंग के अंदर ये है कि आप एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट करके उसके बाद उनमें से सैंपल को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। कोई एक नॉलेज बेस पे फर्ज करते हो कि आप अपनी स्टडी, आप अपनी रिसर्च में कहते हो कि मैंने सिर्फ ग्रेजुएट्स लेने हैं, मतलब एटलीस्ट जो सॉरी मैंने हाथ रख दिया था, उन लोगों को सिलेक्ट करूंगा जो कि ग्रेजुएट होंगे, ठीक है, आपने क्राइटेरिया सेट किया, जो भैया डोंट डू दिस, आप लाइनें मार रहे हो, तो उनमें ये होगा कि मतलब आप सेट कर ले तो कि एटलीस्ट एजुकेशन लेवल ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि अब लोग बीच में स्पेसिफाई हो गए ये ग्रेजुएशन वाले, उनको आप चूज करते हो और इसको आप कहते हो पर्पसिव सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं, दिस मेथड रिलाइज ऑन रिसर्चर जजमेंट व्हेन आइडेंटिफाइंग सेलेक्टिंग द इंडिविजुअल केस। और अब इसमें रिसर्चर की बड़ी स्किल चाहिए कि वो एबल टू ही इज एबल टू आइडेंटिफाई